नमस्कार। तो कुंभक का कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, मगर ज्यादातर लोगों ने नाम नहीं सुना होगा कुंभक। हालांकि यह बहुत ही प्राचीन समय से, हजारों सालों से इस शब्द का इस्तेमाल होता आ रहा है। आपको इस शब्द का इस्तेमाल हमारे योग के अलग अलग ग्रंथों में मिलेगा, और कुछ लोग जो योग से जुड़े हुए हैं वो कुंभक को कुछ समझते होंगे। तो मैं एक बारी कुंभक के बारे में आपको बता दूं कि कुंभक सृष्टि के मूलभूत नियम में से एक है। अब देखिए कि अगर सृष्टि को पैदा होना है तो उसको कुछ समय तक रुकना पड़ेगा। तो कुछ नहीं से जब सृष्टि बन जाती है, कुछ नहीं जो तत्व है उसको हम शिव तत्व बोलते हैं। तो शिव तत्व से जब सृष्टि पैदा होती है तो उसको कुछ समय रुकना होता है, उसको कुछ समय रुकना होता है। ये रोकने की विधा या नियम है जो कला है, किसी चीज को एक स्थिति में रोकने की जो कला है, इसे हम कुंभक कहते हैं। तो ब्रह्मांड का एक कुंभक, उसका एक जन्म या एक लाइफ है जिसे हम कह सकते। इसी तरीके से मानव शरीर में प्राण को रोकने की जो समय सीमा है उसको मानव की आयु कहते हैं। तो रोकना जो एस्पेक्ट है ये बड़ा जरूरी है। बगैर इसके, प्राण को रोके बगैर जीवन संभव नहीं। हर जगह देखेंगे आप कि ये जो रोकना है, रोकने की जो कला है, इसी से किसी भी तरीके की उन्नति या सक्सेस मिलती है। जैसे आपने एक आइडिया को दिमाग में रोका, एक आइडिया आपके अगर मस्तिष्क में रुकता है, तब आपका पूरा जीवन उस विचार या उस आइडिया के इर्द गिर्द घूमता है और आप कुछ ना कुछ सक्सेस उसमें पाते हैं उसको करने में। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आप समाज में कुछ भी करना चाहते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में कोई काम होता है, कोई भी फंक्शनिंग होती है ना। बहुत सारे काम हो रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। तो जैसे लीवर का काम हो रहा है, हृदय का काम हो रहा है, हार्ट का काम हो रहा है, किडनी का काम हो रहा है, कई सारे फंक्शन, जिनको अंग्रेजी शब्द में बोलूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसी तरीके से समाज में हमने इन टर्म्स को फैलाया है। कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, लंग फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, ऐसे बहुत सारे कार्यकलाप शरीर के अंदर चल रहे हैं। जब आप उसे ठीक से पकड़ सकते हैं, ठीक से होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं एक स्थिति में, तो उसको स्वास्थ्य कहते हैं। अगर आपका उसी चीज को होल्ड करना, रोक पाना संभव नहीं हुआ तो उसे हम बीमारी कहते हैं या डिसीज कहते हैं। छोटे शब्द में किसी फंक्शन का कमजोर हो जाना एक डिजीज कहलाती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जीवन के हर एक पक्ष में आप देखेंगे कि रोक पाना बहुत जरूरी आयाम है। इसी को कुंभक कहा जाता है। तो बहुत तरीके से कुंभक हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी जीवन के आयाम हैं हर जगह पे कुंभक किया जा सकता है, और हो ही रहा है, किया जा सकता है, क्या हो ही रहा है। उसके बगैर किसी तरीके की स्थिति ही पॉसिबल नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे मूलभूत रूप से प्राण के कुंभक की बात कर रहे हैं, या फिर हम ब्रेथ होल्ड, सांस को रोकना, जो उसका सबसे सतही रूप है, उसकी बात कर रहे हैं। ये कुंभक, सांस को रोकना, किस तरीके से रोकना, ये कुंभक कला है। मैंने इसी कुंभक को
एक तरीके से आपके शरीर के किसी एक फंक्शन की तरफ डायरेक्ट करने के लिए डिजाइन किया, तो वो थेरेपी बन गई। जैसे सांस को रोक के अगर आप इस शक्ति को दिल की तरफ में, हार्ट की तरफ में डायरेक्शन दे दें, दिशा दे दें, तो आपके हार्ट की शक्ति या दिल की शक्ति बढ़ जाएगी। लिवर की फंक्शन बढ़ जाएगी, काम उसका कार्यकलाप बढ़ जाएगा, किडनी का फंक्शन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी कमजोर एस्पेक्ट को वापस से सुधार सकते हैं, वापस उसकी नियमित कार्य प्रणाली तक ला सकते हैं। यही कुंभक थेरेपी हो गई। अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है कि आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है, ये ह्यूमन जीनोम, मानव जीनोम को डिस्टेबलाइज कर रहा है, उसे असंगठित करने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहली चीज, आप लोग पता नहीं किस तरीके से, अगर आप चैट बॉक्स में कुछ इसका जवाब दे सके तो मैं सभी से क्वेश्चन करना चाहूंगा, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मानव शरीर को किस वैज्ञानिक ने डिजाइन किया? और जब ये प्रश्न मैं अलग अलग जगह पूछता हूं तो मेरे पास में आंसर बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े अलग अलग आते हैं। उसमें से एक आंसर है कि जी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रश्न जितना गलत था उससे भी ज्यादा गलत तो आंसर हो गया, फिर उसका जवाब उससे भी ज्यादा गलत हो गया। तो कहने का मतलब, मानव शरीर को कुछ लोग कहते हैं भगवान, कुछ लोग कहते हैं गॉड, भगवान ने डिजाइन किया। अब ये ऐसी ही बात है जैसे आपको मालूम नहीं तो आपको किसी पे तो उसकी जिम्मेदारी डालनी है, उस पे किसी पे तो आपको उसकी जिम्मेदारी डालनी है। तो अंग्रेजी में कहते हैं इसको पासिंग द बक। आप एक ऐसी चीज के ऊपर जिम्मेदारी डाल दीजिए जिसको कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। कोई भी आप ऐसे ही भगवान या फिर गॉड एक ऐसी ही एंटिटी है जिन पे आप कोई भी जिम्मेदारी डाल सकते हैं जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होना चाहते। तो ये भी गलत आंसर है क्योंकि इसको हम प्रूव नहीं कर पा रहे। मगर एक चीज जो हम जिस चीज को भी प्रूव कर पाएंगे उस चीज को लेके चलते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि इस आपके सामने एक अफ्रीका से इंसान आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? उससे पूछे बगैर आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि ये तो अफ्रीकन है। भारत में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से कोई इंसान आता है आपके पास में, तो आप कहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट से आया है, पहाड़ों से आया है, या फिर साउथ इंडियन है। देखते ही आप इंसान को पहचान जाते हैं कि कहां से आया है। तो उसके शरीर को किसने बनाया? जब आप उसके शरीर को देख के पहचान जाते हैं कि वो कहां से आया, तो शायद उसका शरीर जहां से वो आया, भूगोल की वो स्थिति जहां से वो आया, उस जगह ने डिजाइन किया, उस जगह ने बनाया। एक अफ्रीकन का शरीर अफ्रीका ने बनाया। तो प्रकृति, अगर हम विस्तृत रूप से इसको कहें तो प्रकृति ने डिजाइन किया हमारा शरीर। अगर प्रकृति ने डिजाइन किया तो किस चीज के लिए ये शरीर डिजाइन हुआ है, बना है? किस चीज के लिए शरीर बना है? तो दो चीज है मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज, प्रकृति में जो अन्न पैदा होता है, जो भी चीजें पैदा होती है, फल, सब्जियां, इस तरीके से जो भी चीज पैदा होती है वो हमारा भोजन है, वो शरीर का भोजन है। और दूसरा, प्राकृतिक, जिसे हम वातावरण कहते हैं, जिसमें हवा, पानी, तापमान, विभिन्न पारिस्थितिक स्थितियां, जैसे किस तरीके की वनस्पति हो रही है एक जगह पे, किस तरीके के जानवर या पक्षी आसपास में हैं, ये हमारे शरीर के लिए एक तरीके का ट्रिगर क्रिएट करते हैं, प्रेरक या ट्रिगर,
जिससे हमारे शरीर को प्रेरणा मिलती है या ट्रिगर मिलता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। तो दो चीजें, प्राकृतिक भोजन और प्राकृतिक प्रेरक या ट्रिगर आप कहें, दो चीज के लिए ये शरीर डिजाइन है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपकी डीजल गाड़ी में पेट्रोल डालें या केरोसिन डालें तो आप चला पाएंगे? आप नहीं चला पाएंगे। ये तो बड़ा कॉमन सेंस है कि वो जो गाड़ी जिस फ्यूल के लिए, जो ईंधन है, जिस ईंधन के लिए डिजाइन है, उस ईंधन से ही चलेगी। ये तो कॉमन सेंस है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपका शरीर दवाइयों के लिए या मेडिसिन के लिए डिजाइन है? तो ये शरीर मेडिसिन के लिए डिजाइन नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि ये मेडिसिन से हम इस शरीर को ठीक करेंगे, तो फिर तो क्या कहा जाए कि आपको बधाई हो, देखते हैं कितने समय तक शरीर को आप ठीक करते हैं। यही हो रहा है जिसे हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। उसमें से एक बड़ा पक्ष है मेडिसिन का, रिडक्शनिस्ट मेडिसिन कहते हैं इसको। हम एक्सट्रैक्शन करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या फिर किसी चीज में से जो मूल तत्व है, उसको जो हम चाहते हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसे रिडक्शनिस्ट मेडिसिन कहते हैं। रिडक्शनिस्ट मेडिसिन, और देखिए विज्ञान एक अलग साइंस है, विज्ञान एक अलग आयाम है किसी चीज को जानने का। मगर वहां पे आप क्या निदान के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करें, ये एक अलग पक्ष है। मगर इसको आज हम साथ ही जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से इसको विश्व भर में फैलाया गया वेस्टर्न रूलिंग कंट्रीज के द्वारा। ठीक है जी। तो ये शरीर जिसे हम मेडिसिन कहते हैं उसके लिए डिजाइन नहीं है। देखिए, मेडिसिन और औषधि में बहुत फर्क है। शायद थोड़ा सा इसके बारे में भी बोल पाऊं मैं इसी प्लेटफॉर्म पे। मगर औषधि और मेडिसिन अलग अलग चीजें हैं। हमने आज इसको जोड़ दिया। अब आप एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ये रिडक्शनिस्ट मेडिसिन है वो शरीर पे काम कैसे करते हैं। पहले इसको समझ लें थोड़ा, काम कैसे करते हैं। तो जैसे ही आप एक मेडिसिन खाते हैं तो ये शरीर समझता है, जानता है कि ये मेरे खाने की वस्तु तो है नहीं, भोजन तो है नहीं, तो ये कोई ना कोई जहर है, जिसे कोई ना कोई विष है। तो ये शरीर उसे निकालने की कोशिश करता है। तो लिवर उसका गेटकीपर है, जो द्वारपाल है, हमारा लिवर इसका द्वारपाल है, वो निकालने की कोशिश करता है। और ज्यादातर जो आपने खाया उसको निकालने में सक्षम होता है। तो मान लीजिए कि 10 मिलीग्राम कोई दवाई आपके शरीर में पहुंचानी है। एक एग्जांपल लूंगा मैं, मेटफॉर्मिन, आप लोग शायद जानते हो, डायबिटीज में इस्तेमाल किए जाने वाली बड़ी कॉमन सी आम दवाई है। मेटफॉर्मिन अगर 10 मिलीग्राम आपको आपके शरीर में ले जाना है तो क्या करना होगा, आपको 500 मिलीग्राम की डोज देनी होगी। आपको 500 मिलीग्राम खाना होगा, क्योंकि 490 के आसपास तो आपका लिवर निकाल देगा। 10 मिलीग्राम आपके शरीर में पहुंचेगा। तो इसे फर्स्ट लिवर बाईपास कहते हैं। अब मुझे ये बताइए कि यहां पे पहली जगह आपने अपने शरीर को धोखा दिया। आपने अपने शरीर को धोखा दिया, जो वो नहीं चाहता वो करवाने की कोशिश की, धोखा देके। दूसरे लेवल पे अगर हम आए तो कई जगह तो हम आईएम और आईवी इंजेक्शन को सीधा इस्तेमाल कर लेते हैं अपने रक्त और ब्लड तक पहुंचाने के लिए दवाई को। वो लिवर का काम ही नहीं, इसको बिल्कुल ही हटा देते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन, मैं एंटीबायोटिक की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा 70% मेडिसिन जो है क्रॉनिक एलिमेंट, यानी जो लंबे समय तक आपके शरीर में बीमारी रहती है, उसके लिए बनाई जाती है। लाइफस्टाइल डिजीज भी कहते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आपका अस्थमा, आर्थराइटिस,
इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम जिसको कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ट्रीट नहीं कर पाता। वो ये कहता है कि जी आपको दवाई खाते रहना पड़ेगा जिंदगी भर। अच्छा, ये दवाइयां काम कैसे करती हैं? ये आपके शरीर में एक बार घुस गई तो इनका एक ही तरीका है काम करने का। ये आपके अलग अलग ऊतकों पे, कोशिकाओं पे या सेल्स या टिश्यूज के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, वहां जाके चिपक जाते हैं और आपके शरीर में एक कार्य प्रणाली को या तो खोल देती है या तो बंद कर देती है। अच्छा, मान के चलिए कि आपका शरीर तो नहीं चाहता वो पाथवे खुलना, क्योंकि उसके पीछे कारण है कोई जिसकी वजह से शरीर ने वो रास्ता बंद कर दिया, मगर जबरदस्ती इस रास्ते को हमने खुलवाया। यही तरीका है इस आधुनिक मेडिसिन का काम करने का। जबरदस्ती कोई एक रास्ता या तो खोल दिया या तो बंद कर दिया। अब मुझे बताइए, धोखा देके आप शरीर को कितने समय तक सही रख पाएंगे? आप धोखा देते हैं, शरीर वापस ठीक करता है अपने आप को, लेकिन रोज आपको धोखा देना पड़ता है। तो अगर आप रोज इस शरीर को धोखा देते रहें और आप सोचें कि ये शरीर कभी ठीक हो जाएगा, तो कहते हैं ना कि कौन से फूल्स पैराडाइज में हम रह रहे हैं। ये जो सोच है, ये वेस्टर्न सोच, उनके मूलभूत सोच है जो कि अब्राहमिकल रिलीजन में भी पाया जाता है कि ये शरीर जो है पाप है। इस तरीके से तो आप शरीर को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे? आप बताइए, इस शरीर को आप धोखा देते रहें तो क्या इस शरीर के जीन्स पे, जैसे हम कहते हैं, जीन्स पे उसका असर नहीं आएगा? आप कुछ भी करते हैं शरीर के साथ में, क्या शरीर के जीन्स पे इसका असर आता है कि नहीं आता है? अगर इस शरीर के जीन्स पे असर आएगा तो और ये जीन्स क्या होगा? डिस्टेबलाइज होगा। अगर आप शरीर को धोखा देते रहेंगे तो ये हमारा जीन्स डिस्टेबलाइज होगा। कैसे कह सकते हैं ये बात? आप देखिए, वृद्धावस्था या उम्र जैसे बढ़ती है, आजकल ज्यादातर लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं। वो शरीर को संभाल ही नहीं पा रहे। प्राकृतिक मृत्यु किसी की हो ही नहीं रही है, क्योंकि दवाइयां खा रहे हैं जिंदगी भर, तो आखिरी पड़ाव में वो शरीर को इंटीग्रेट नहीं रख पाते, इकट्ठा नहीं रख पाते। और सबकी मृत्यु, जिनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो रही है वेंटिलेटर पे, ये एक तरीके का एक्सीडेंट ही तो है। कहने का मतलब आपका शरीर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, इतना इसको बिगाड़ दिया हमने। दूसरी बात, आज आपके जीन्स पे असर आता है, पूरी मानवता के जीन्स पे जो असर आता है उसे, या जीन्स जो है पूरी मानवता की, उसे जीनोम कहते हैं। तो पूरी मानवता के जीन्स पे भी तो असर आ रहा है। और इसका आप क्या रिजल्ट देखेंगे? इसका आप रिजल्ट ये देखेंगे, और आसपास में अगर आप अपनी नजर घुमाएं तो आप देख पाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे अपने शरीर को हेल्दी या स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं। उनके लिए उनको कुछ ना कुछ लेना पड़ रहा है। जैसे मेरे अनुभव में 4-4, 5-5 साल के बच्चे इंसुलिन के इंजेक्शन लेके किसी तरीके से जिंदा हैं या अपने शरीर को बनाए रखे हैं। ये सिचुएशन आ गई है। बच्चों में बीमारियों का बढ़ना, ये ह्यूमन जीनोम का डिस्टेबलाइज होने को दिखा रहा है, इंगित कर रहा है। ये प्रूफ है कि अब छोटे छोटे बच्चे भी अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं। जो क्रॉनिक डिजीज, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, जो क्रॉनिक डिजीज पहले 50 साल 60 साल में हुआ करते थे, वो आज 30 साल टीनेजर्स को हो रहे हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब बड़ा कॉमन हो गया। एक और चीज, कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। ये सब ये जितनी बीमारियां फैल रही है, बढ़ रही हैं, ये दिखा रहे हैं कि ह्यूमन जीनोम डिस्टेबलाइज हो रहा, संगठित नहीं रह पा रहा है। आगे आने वाले 3 से लेके 5 जनरेशन में हम स्वस्थ बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। ह्यूमन जीनोम डिस्टेबलाइज हो रहा, और इसमें एक बहुत बड़ा कारण है जो रिडक्शनिस्ट मेडिसिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये धोखा दे रहा है शरीर को। तो कहने का मतलब ये कि क्यों नहीं इस तरीके से हम देखते किसी चीज को, एक दूसरा पर्सपेक्टिव लाना पड़ेगा। हमने 70 से 80% वन्य जीव, वनस्पति, पेड़ पौधे,
ये सब खत्म कर दिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इसे ही आप पिछले 300 सालों का डेवलपमेंट कहते हैं। 70 से 80% लाइफ सस्टेनिंग एस्पेक्ट्स या जीवन को पोषित करने वाले परिस्थितियां हमने खत्म कर दी सिर्फ इंसान को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि ये सोच ही गलत है। ये सोच ही एक बहुत विकृत एस्पेक्ट या विचारधारा से आ रही, और ये ठीक नहीं कर पाएगी। आप देख लीजिए, अगले आने वाले 25-30 साल के अंदर हमें दवाइयों को बैन करना पड़ेगा। तो तरीका क्या है? अब मैं उस बात पे आता हूं कि फिर तरीका क्या इसको ठीक करने का। अच्छा, पहले तो ये समझें कि आपके शरीर के अंदर कोई चीज कमजोर हुई तो तरीका क्या है, उसका इलाज क्या है। आप अगर ठीक से समझे, दवाई कोई इलाज नहीं है। आज तक को दवाई इलाज नहीं हुई किसी चीज की। मुझे बताइए, अगर दवाई इलाज होती तो एक भी डायबिटीज का इंसान ठीक हो गया होता? एक भी तो नहीं ठीक हुआ पूरी दुनिया में दवाई खा के। तो दवाइयां तो इलाज नहीं है, ये बात हमको समझना पड़ेगा। तो इलाज है क्या? इसका निदान क्या है? इसका निदान को समझने के लिए पहले जरा समझें इसको, इस शरीर को समझें। तो शरीर के अंदर जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है, कार्य प्रणालियां चल रही हैं, किसी एक का कमजोर हो जाने को हम एक बीमारी या डिसीज मानते हैं, एक रोग मानते हैं। तो उसका ठीक होना क्या है? ठीक होने का मतलब क्या? आपका पांव एक कमजोर हो गया तो ठीक होने का मतलब क्या है? आप वापस उसे स्ट्रांग करें, मजबूत करें, शक्तिशाली करें। यही है। आप एक बच्चे के नजरिए से सोचिए, कोई चीज कमजोर हो गई तो उसको शक्तिशाली करना एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है। तो कोई चीज कमजोर हो गई, फंक्शनिंग कमजोर हो गई अंदर, तो उसको स्ट्रांग किया जाए। मगर कैसे किया जाए? आपके पास स्ट्रेंथ क्रिएट करने का, शक्ति क्रिएट करने का क्या मैकेनिज्म है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप जितने भी यहां पे भी उपस्थित हैं, जो बाद में भी इसको देखेंगे, मेरे साथ में ये जरूर करें, इससे आपको पता चलेगा। तो अपने बाएं हाथ को ऐसे रखें और दाएं हाथ से मुट्ठी बांध के बाएं, ये जो पाम है, हथेली है, इसको पुश, धक्का देने की कोशिश करें, जोर लगा के। जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से जोर लगाए, धक्का दें। ये जो शक्ति है, ये आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं? ये जो स्ट्रेंथ है धक्का देने की, ये आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं? बहुत से लोग सोचेंगे मसल्स, बोन्स, ये वो, इंटेंशन, सोच। तो मैं कहूंगा अब आप दोबारा कीजिए, और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए वो करते हैं कि नहीं। आप दोबारा कीजिए और जोर से पुश कीजिए, धक्का दीजिए, जोर से धक्का दीजिए। देखिए आप सांस रोकते हैं, सांस रोके बगैर आप ये पुश नहीं कर पाएंगे। कोई भी शक्ति आप पैदा नहीं कर पाएंगे सांस रोके बगैर। आप भारी सामान कैसे उठाते हैं? आपको सांस को रोकना पड़ता है। दीवार को धक्का देके देखिए, जोर से, आपको सांस रोकना पड़ेगा। किसी को खींच के देखें, रस्साकसी अगर खेली है आपने, तो आप देखें जरा, खींचेंगे तो क्या होगा? आपको सांस को रोक के वो शक्ति क्रिएट करनी, वो शक्ति पैदा करनी पड़ती है। सुबह सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? अंगड़ाई लेते हैं। अंगड़ाई कैसे लेते हैं? आप सांस को रोकते हैं और शरीर को तानते हैं। सांस को रोके बगैर आप कोई शक्ति पैदा नहीं। आपको चेयर से भी उठना है, और आपको अगर घुटने में तकलीफ है तो एक आवाज आएगी, क्या किया आपने? आपने सांस रोक लिया। आप जिम करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, जुम्बा करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, कोई भी कार्यकलाप करें, कोई भी कार्यकलाप करें, आप एक वेरिएबल प्रोपोर्शन में, अलग अलग अनुपात में, वेरिएबल प्रोपोर्शन में सांस को पीछे रोकते ही हैं। उसके बगैर आपके शरीर में कोई शक्ति क्रिएट नहीं होती। तो सांस को रोक के आप शरीर की शक्ति क्रिएट करते हैं, शरीर की शक्ति बनाते हैं, शरीर में स्ट्रेंथ पैदा करते हैं, एफर्ट पैदा करते हैं। अब दूसरा पक्ष देखें जरा, आप अपने माइंड में, जैसे आप कहते हैं, माइंड में कैसे शक्ति पैदा करते हैं?
तो अपने आसपास कोई बहुत महीन महीन बिंदु देखिए और उस पर जरा ध्यान लगाइए, जो इंटेंसली, बहुत इंटेंसली फोकस कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सांस रुक जाएगी फोकस में। जितना फोकस क्रिएट करना, जितना फोकस बनाना चाहते हैं, जितना ध्यान किसी चीज पे लगाना चाहें, उतना ही आपकी सांस रुकती जाती है। कोई बहुत महीन काम करें, महीन कारीगरी या पेंटिंग या बुनाई, और आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा तो आपकी सांस रुक जाएगी। एक किताब भी पढ़ रहे हैं और उसमें मग्न हो गए, पूरा फोकस लग गया, थोड़ी देर बाद लंबी सांस आती है, क्या हुआ था? सांस रुक गई थी। तो सांस रोके बगैर आप मानसिक शक्ति नहीं पैदा कर सकते। सांस रोके बगैर आप शारीरिक शक्ति नहीं पैदा कर सकते, सांस रोके बगैर आप मानसिक शक्ति नहीं पैदा कर सकते। तीसरा और सबसे जरूरी भाग, आपके शरीर के अंदर जितनी कार्य प्रणालियां फंक्शनिंग चल रही हैं, अगर कोई फंक्शनिंग कमजोर हो गई, मेटाबॉलिज्म कमजोर हो गया, या पेनक्रियाज का फंक्शन कमजोर हो गया, तो डायबिटीज हो गई, तो आपको उसकी शक्ति बढ़ानी है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। तो कैसे करेंगे? आपके पास एक ही तरीका है शक्ति पैदा करने का, और वो तरीका है सांस रोक के। यानी सांस रोक के आप उस शक्ति को अंदर किसी एक ऑर्गन की तरफ में दिशा दे सकते हैं। एक तरीके से सांस रोकें, एक समय सीमा तक सांस रोकें, तो आपका लिवर फंक्शन ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरे तरीके से हार्ट फंक्शन ठीक होगा, तीसरे तरीके से किडनी फंक्शन ठीक होगा, और इसी तरीके से आप इस सांस को रोक के इस शक्ति को अलग अलग दिशा में, अलग अलग जगह, अलग अलग फंक्शनिंग की तरफ में दिशा दे सकते हैं, और उससे वो कार्य प्रणाली मजबूत होगी और आप अपनी रोग से, डिजीज से आप निकल सकते हैं। ठीक है, तो यही कुंभक थेरेपी है। कोई चीज का कमजोर हो जाना अगर रोग है, तो कुंभक उसका निदान है, सीधा सीधा निदान है। इसके अलावा एलोपैथिक मेडिसिन उसका निदान नहीं है, और एलोपैथिक मेडिसिन के बहुत सारे नुकसान भी हैं। क्रिटिकल केयर के लिए आप इन दवाओं को या रिडक्शनिस्ट मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिटिकल केयर के लिए, जहां पे इंसान का जीवन जो है वो दांव पे है, चाहे उसे कितना नुकसान हो जाए, पहली बात उसका अगर जीवन बच सकता है तो वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज, लंबे बीमारी, लाइफस्टाइल डिजीज को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल गलत हो गया। और यही मैं बताना चाहूँ, उसके इस्तेमाल से जो ह्यूमन जीनोम है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो ये बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं, और इसकी तरफ में हमें पूरी मानव सभ्यता को ध्यान ले जाना पड़ेगा, नहीं तो हम इस मानव शरीर के तंत्र को बिगाड़ देंगे। एक थोड़ा सा और मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जो औषधि कहते हैं हम, औषधि, वो औषधि ये मेडिसिन नहीं है। हमने पिछले, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने रूल किया पूरी दुनिया को, तो उन्होंने जो बोला हमने मान लिया। मेडिसिन और औषधि में बहुत बड़ा फर्क है। औषधि मेडिसिन की तरह, दवाई की तरह काम ही नहीं करता। रस औषधि भी होती हैं, और रस औषधि जो हैं वो बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करते हैं। वो आपके गुणों पे काम करते हैं। ओजस को जो साधे वो औषधि, तो वो जिस तरीके से आधुनिक दवाइयां काम करती हैं वो उस तरीके से काम नहीं करती। इसलिए हमें आयुर्वेदिक जो औषधि हैं या सिद्ध पद्धति से आई जो औषधि हैं, इसमें रस औषधि भी आती हैं, इनको आधुनिक विज्ञान की दवाइयों से अलग कर देना चाहिए। मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि इसे हम आधुनिक कहते हैं। आधुनिक विज्ञान को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने ऑलमोस्ट मानव जीवन के कई तंत्रों को बिगाड़ डाला है, डिस्ट्रॉय कर डाला है। तो रस औषधि हमें अलग तरीके से कहना चाहिए, इनको मेडिसिन नहीं कहना चाहिए।
दवा नहीं कहने चाहिए, दवा कहें मेडिसिन को, औषधि अलग चीज, क्योंकि उनके कार्य करने की जो तरीका है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। उनको वापस से हमें जिंदा करना होगा, क्योंकि वो पिछले 1000 साल के अंदर काफी बिगड़ गया औषधियों का विज्ञान, और उसको हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या दवाइयों से तुलनात्मक दृष्टि से देखने लग गए, और यहाँ पे गड़बड़ी आ गई। तो हमें इसके ऊपर काफी काम करना है। मेरा लक्ष्य है कि मैं कुंभक आयाम को स्थापित करने के लिए काम कर रहा हूं, और ये मेन लाइन ट्रीटमेंट बननी चाहिए, ना केवल चिकित्सा में आपके शरीर को ठीक करने में, मगर अगर आप कहें मानव चेतना के उत्थान में, मानव चेतना के उत्थान में, जैसे स्पिरिचुअलिटी आप कह रहे हैं, मानव चेतना के उत्थान में कुंभक का एक बहुत शक्तिशाली रोल है। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम कुंभक को स्थापित कर पाएंगे। बच्चों में अगर आप उनकी आईक्यू या इंटेलिजेंस कोशेंट या बुद्धि को तीक्ष्ण करना चाहते हैं, तो कुंभक इसकी तरफ बहुत शक्तिशाली रूप से काम कर सकता है। आप अगर अपने अलग अलग टैलेंट्स को, जैसे हम कहते हैं, आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो कुंभक बहुत पावरफुली काम कर सकता है। हमारे स्पोर्ट्स के लोगों को कुंभक सीखना चाहिए। हमारे जो हमारे देश को सुरक्षित करते हैं, सुरक्षा बलों को कुंभक सीखना चाहिए। इससे जो शक्ति मिलती है वो किसी और विधा से नहीं मिल सकती। यही मेरा एक मेरे गुरु से प्रदत्त एक लक्ष्य है कि मैं कुंभक को वापस से स्थापित करूं इस पूरी दुनिया में। अब आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। औषधियों में भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं, जैसे हल्दी में कुरकुमिन बोलते हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। ये मैंने जरूर सुना है आयुर्वेद में कि एक पूरी औषधि की इम्पोर्टेंस है, मगर क्यों एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और उनको सेपरेट करने के बाद वो काम क्यों नहीं करेंगी? ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न साइकी या मानसिकता से आ रही है। तो आप देखिए, एक तरीका है किसी चीज को जानने का, वो है काट के जानने का तरीका। तो आप काट के अगर किसी को जानने की कोशिश करेंगे, और सपोज कीजिए मैं कह रहा हूं कि कोई इंसान अपनी माँ को जानने की कोशिश करे काट के, तो उसकी माँ नहीं बचेगी, बाकी कुछ बचे चाहे ना बचे। ये सृष्टि का नियम है। जब कुछ चीजें इकट्ठी होती हैं तब उसका एक गुण धर्म बनता है। जब इकट्ठी होती हैं तब गुण धर्म बनता है। उनमें से आप चीजों को निकाल दें, उसका गुण धर्म खत्म हो जाता है, उसका गुण धर्म खत्म हो जाता है। यही गलती कर रहे हैं हम सोच रहे हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, क्योंकि हमारी सारी मानसिकता भी उसी तरीके से है कि शरीर के एक पाथवे को आप चालू करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं। उसकी इच्छा के बगैर, आप शरीर की इच्छा के बगैर एक पाथवे को चालू करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं। वो एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर वो कहीं पे काम कर जाए तो आप वो निकाल लीजिए और उससे वो काम कीजिए, मगर ये तो गलत है। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपको इमीडिएटली शायद कुछ रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप शरीर के किसी पाथवे को चालू कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे डायबिटीज लोगों का ब्लड में शुगर ज्यादा होता, ठीक है ना, शुगर को ज्यादातर लोग डायबिटीज मानते हैं, मगर वो है नहीं। मगर सपोज कीजिए शुगर को ही आपने डायबिटीज मानी और सेल के अंदर शुगर एब्जॉर्ब करने के लिए आपने मेटफॉर्मिन खा लिया, तो एक पाथवे चालू कर दिया, वो शुगर पूरा सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन शरीर नहीं करना चाहता था वो, समझिए, वो इसीलिए नहीं करना चाहता था, उसके पीछे कोई कारण है। आप कारण नहीं जान सकते तो क्या कर रहे हैं, शरीर में जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ में। तो आपने वो खोल दिया पाथवे, शुगर अंदर एब्जॉर्ब हो गई, फिर ब्लड टेस्ट करके आप दिखा दो, देखो जी ब्लड शुगर कम हो गया। पर ब्लड शुगर कम हो गया आपने कह दिया, किसी डायबिटीज को ठीक कर पाया आज तक? नहीं कर पाए, क्योंकि आपने धोखा देके काम रिजल्ट दिखा दिया। ये तो वो जादूगरी वाली बात है जो भारतीयों को माना जाता था पहले कि ये तो जादू मंत्र करते हैं। भैया जादू मंत्र तो आप कर रहे हैं कि धोखा देके कुछ काम करवाने की कोशिश किया आपने और उसके बाद आप ठीक तो नहीं कर पाए।
और उसी को आप अच्छा मान रहे हैं, सही मान रहे हैं। इतनी बड़ी बेवकूफी कि धोखा देने को आप सही मान रहे हैं। तो किसी चीज के अंदर से कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर ली, अगर ऐसा ही होता तो प्रकृति एक्सट्रैक्ट करके आपको दे रही होती ना वो टैबलेट्स। प्रकृति क्यों नहीं दे रही है आपको वो एक्सट्रैक्ट करके? क्योंकि आपके शरीर के लिए वो काम नहीं करता। उसके अंदर और दूसरी चीजें हैं जो वाहक होती हैं, जो उसको ले जाती हैं, कुछ गुण को कम करती हैं जो आपके शरीर के लिए सूटेबल हो, सही हो। तो हल्दी का एक्सट्रैक्ट करके आपको खाना सही तरीका नहीं है। कुछ चीजों के लिए जो ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, ऐसा हम कर भी सकते हैं, पर ये सही डायरेक्शन नहीं है। ये सही डायरेक्शन नहीं है। अगर आपको हेल्थ देखना है तो आपको प्रकृति की तरफ देखना होगा, और वो जिस तरीके से पैकेज करती है आप उसे क्यों नहीं सही मानते? क्योंकि इसकी जिसने डिजाइन किया, फैक्ट्री ने डिजाइन किया, उस फैक्ट्री को ही आप गलत मान रहे हैं। क्यों गलत मान रहे हैं उस फैक्ट्री को? वो जिस तरीके से पैकेज कर रही है चीजों को, उसको क्यों गलत मान रहे हैं? शायद ये विकृत मानसिकता है और ये पूरी दुनिया पे छाई हुई है। कहीं तो दूसरा पर्सपेक्टिव खोलना होगा हमें, तभी आप हेल्थ देख पाएंगे, वरना हेल्थ नहीं देख पाएंगे। बीमारियां बढ़ रही हैं, आप देख लीजिए, कोई भी आप डेटा उठा लीजिए दुनिया में, हर तरीके की बीमारियां बढ़ रही है, फिर भी नहीं समझ रहे, फिर भी आधुनिक आधुनिक कर रहे हैं। आधुनिक वो है नहीं, वो गलत दिशा में काम है पूरा का पूरा। जी, आपने जो वर्ड रिडक्शनिस्ट यूज करा था, वो पहली बार मैंने न्यूटोनियन फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के ऐसे ये सटल डिफरेंसेस डॉक्टर फ्रिट्जॉफ कापरा की बुक वेब ऑफ लाइफ और टाउ ऑफ फिजिक्स उस समय पढ़ा था। बहुत अच्छा है, बिल्कुल सब कुछ रिडक्शनिस्ट कर ही काम होता है। हाँ, धन्यवाद जी। एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगी राजीव जी, आपने जो अंत में बोला कि बच्चों की स्मरण शक्ति और हमारी किसी क्षेत्र में जो कला है, उस कला को हम इससे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अपने आप को इसमें यूज कर सकते हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से हम कहाँ से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, ये इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है बहुत रूप में, क्योंकि हमारी पूरी जो नॉलेज बेस है उसको खत्म कर दिया गया। जो हमारे नॉलेज बेस था, जिसकी वजह से आप सोचिए हजारों साल पहले हमने ऐसी ऐसी चीजें पैदा की कि आज का वैज्ञानिक वो उसकी सोच में नहीं आता। हमने दुनिया को एस्ट्रोनॉमी दी है, एस्ट्रोलॉजी दी है, हमने दुनिया को गणित दिया है, मैथमेटिक्स दिया है, हमने दुनिया में सबसे ज्यादा वीव्स पैदा किए। जो कपड़ा है, इसका वीव्स हम भारत में सबसे ज्यादा होता था। पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट हम करते थे कपड़ा। हमने औषधि पे इतने काम किए थे। आप सोचिए, सिद्ध पद्धति में आज से 1500 साल पहले 4.5 लाख फॉर्मुलेशन हुआ करते थे। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में 2.5 लाख फॉर्मुलेशन है आज के समय पे, जिसे आप आधुनिक कहते हैं। 1500 साल पहले 4.5 लाख फॉर्मुलेशन हमारे पास में केवल सिद्ध पद्धति में होते थे। ऐसे आप मालूम है, श्री कृष्ण ने पहली बार स्टील की खोज की थी। मालूम है आपको? नहीं मालूम, आपको मालूम ही नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, थोड़ा हम गुलाम हैं। 2000 साल की गुलामी सर चढ़ के बोलती है, आज धीरे धीरे छूट रहे हैं इससे, तो अब थोड़ा स्पीड पकड़ लेना चाहिए। हमारे देश में जो कला जिस प्रगाढ़ रूप में निकल के आया, उसके पीछे ये सब विधाएं थी, जिससे कि हम ह्यूमन टैलेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हमारा आर्किटेक्चर आप अगर देखें तो आज आप देख के मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये शायद हजारों साल पहले किसी ने किया हो। तो ये सभ्यता, तो पहली बात तो ये समझिए कि ये कोई 2, 3, 4 हजार साल पुरानी सभ्यता नहीं है, ये 40 हजार साल पुरानी सभ्यता है। 15,000 साल पहले तो सिक्कों में आदिगुरु शिव आते थे, यानी कि अगर सिक्के में किसी को आना है और वो इतने फेमस हैं तो हजारों साल पहले शायद उन्होंने बहुत कमाल का काम किया होगा। ये तो 15,000 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। कहने का मतलब ये कि अगर जीवन को सही नजरिए से देखना है तो
इस पूरे विधा को, इस पूरे साइंस को हमको वापस निकालना होगा। साइंस भारतीयों की देन है, वेस्ट की देन नहीं है। चिकित्सा भारतीयों की देन है, वेस्ट की देन नहीं है। फिजिक्स भारतीयों की देन है, वेस्ट की देन नहीं है। फिजिक्स की बात करूं, आपने बड़े, हमारे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आप सिंपल मैथमेटिक्स में एक क्या कहते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है, तो एक नियम है। क्या नियम है कि उसका हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस स्क्वायर, उसका स्क्वायर बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको किस नाम से जाना जाता है? मेरे ख्याल से राहुल जी बता पाएंगे। बच्चे पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत भास्कराचार्य 2 से हुई थी, भास्कराचार्य 2 से हुई थी, मगर हमारे बच्चे उसे अलग नाम से पढ़ते हैं। हमारे बच्चे उसे अलग नाम से पढ़ते हैं। कितनी बेवकूफी वाली बात है कि हम अपने ही स्ट्रेंथ को आगे लाने में शर्म खाते हैं, शर्मसार होते हैं। तो कोई भी टैलेंट अगर आपको इंप्रूव करना है, बहुत सिंपल सा नियम बता रहा हूं, और मैं बता रहा हूं कैसे कुंभक करता है। आप, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम भास्कराचार्य थ्योरम है, मगर हमारे बच्चे उसके पाइथागोरस थ्योरम कैसे पढ़ते हैं? ठीक है ना। यूक्लिडियन मैथमेटिक्स जो है ये भारत से शुरुआत हुई, मगर उसको हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब कि कम से कम इसको सही तो कर लें। जो चीज हमने दिया वो से कम से कम इतना तो कहें कि हमने दिया, इसमें शर्मसार क्यों होना? कोई भी टैलेंट जो है, जिसको हम कला या टैलेंट कहें हमारे अंदर, वो अपने शरीर को एक तरीके से कैलिब्रेट करने का नाम है। बहुत सिंपल सेंस में इंटेलिजेंस को अगर आप डिफाइन करेंगे तो बढ़ा पाएंगे। हम डिफाइन ही नहीं कर पाते। इंटेलिजेंस को डिफाइन करें, ठीक है, इंटेलिजेंस को डिफाइन करें सही तरीके से, सही बता पाएंगे आप। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कितना स्थिर रख पा रहे हैं आप अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं बताऊं कि आपको दूसरे का दिमाग कैसे पढ़ना है? मैं बताऊं? सभी जानना चाहेंगे शायद नहीं कि दूसरे का दिमाग कैसे पढ़ना है। मैं बता देता हूं, यही बता देता हूं, आपको पता चलेगा, आप समझेंगे भी इसको। अगर किसी गाड़ी की गति को आपको सही अंदाजा लगाना है तो आपकी स्थिति कैसे होनी चाहिए, ये बताइए। अगर आप मूव करेंगे तो उस गाड़ी की स्थिति नहीं, उस गाड़ी की स्पीड या गति नहीं पता कर पाएंगे। आपको स्थिर होना पड़ेगा, आपको स्थिर होना पड़ेगा। मुझे बताइए कि माइंड क्या होता है? एक विचार की गति ही माइंड होता है। एक विचार या थॉट का मूवमेंट ही तो माइंड होता है। अगर आप गति पैदा करना चाहते हैं तो आपका माइंड कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए आप दूसरे के ऊपर काम ना कीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए। यानी अपने को अगर आप स्थिर रखेंगे ना, आप चीजों को देख पाएंगे ठीक से, आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाए, देख पाए ठीक से, यही इंटेलिजेंस कहलाता है। ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी आप इंप्रूव करें तो वही आईक्यू है या इंटेलिजेंस है। उसके लिए आपको स्थिर करना पड़ेगा। अलग अलग तरीके से आप स्थिरता लाएंगे, अलग अलग आयामों को खोल पाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अलग अलग कैलिब्रेशन कर पाएंगे अपने वस्तु स्थिति को या शरीर को और माइंड को अलग अलग तरीके से कैलिब्रेट करेंगे, अलग अलग आयामों को देख पाएंगे। एक तरीके से रामानुजम का कैलिब्रेशन हुआ तो उसने ब्लैक होल के लिए फॉर्मुलेशन भी दे दिया आज से 100 साल पहले, जबकि 100 साल पहले ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। क्या हुआ? उसका कैलिब्रेशन हुआ, उसके माइंड का और शरीर का एक तरीके से, और उस कैलिब्रेशन के लिए उसने अपनी देवी का इस्तेमाल किया, यानी एक शक्ति का इस्तेमाल किया उस कैलिब्रेशन के लिए, जिससे कि जो सृष्टि में मैथमेटिकल नियम है वो उजागर हुआ, वो डोरवे उसका खुल गया, वो डोरवे खुल गया। आपको कौन सा डोरवे खोलना है पहले ये डिसाइड कीजिए, उसके हिसाब से आप कैलिब्रेशन कुंभक ही कहलाता है। किसी भी तरीके का कैलिब्रेशन कीजिए, आपको होल्ड ही तो करना है अपने आप को, अपने माइंड को और अपने शरीर को एक तरीके से होल्ड ही तो करना है। यही कुंभक है, यही कुंभक है। किसी भी तरीके की कला को एनहांस करना है आपको, आप
आपको अगर स्ट्रैटेजिकली सोचना है, हमारे स्ट्रैटेजिक सोचने वाले पता नहीं क्यों, मुझे मालूम नहीं कि हमारे देश में स्ट्रैटेजिक सोचने वाले कितने ग्रुप्स हैं, मगर हमारे देश के गवर्नमेंट को और क्यों नहीं प्राइवेट बॉडीज को भी इसके लिए काम करना चाहिए, और उन स्ट्रैटेजिक सोचने वालों के को एक तरीके से कुंभक सिखाना चाहिए, जिससे वो इतनी गहराई से सोच पाएंगे कि मतलब और कोई नहीं सोच पाएगा। तो स्पोर्ट्स के लोग, मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी चीज, स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, अब मैं स्पोर्ट्स में बताता हूँ। आप अगर थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते हैं या समझते हैं या कोई भी गेम समझते हैं, तो क्या होता है, फुटबॉलर भी अगर फुटबॉल को हिट कर रहा है या क्रिकेटर एक बॉल को हिट कर रहा है, तो उस समय एट द टाइम ऑफ हिट, जिस समय वो उसको स्ट्रोक देता है, उस समय उसकी सांस रुक जाती है। आपको मालूम है, आप करके देखिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तो वो सांस रोकने की अगर उसकी क्षमता उसके हाथ में आ जाए, तो उसका फॉर्म कभी भी डाउन नहीं जाएगा। लेकिन आप देखेंगे जी आजकल तो ये जनाब फॉर्म में नहीं है, आजकल तो ये साहब फॉर्म में है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने दुनिया भर की ट्रेनिंग ले ली, मगर कुंभक की ट्रेनिंग नहीं ली। उसने कुंभक की ट्रेनिंग नहीं ली, कुंभक की ट्रेनिंग नहीं ली, तो जो मेन जहां पे जिससे उसको टैलेंट कहते हैं, जिसका जो जितनी अच्छे से सांस रोक पाता है उतना ज्यादा टैलेंट, क्रिकेटिंग टैलेंट, स्ट्रोक करते टाइम पे कितने अच्छे से वो उसको सांस रोक के होश में रह पाता है, वो क्रिकेटिंग टैलेंट कहलाता है। उसको बढ़ाने के लिए कुंभक, या ऐसे और दूसरे टैलेंट को बढ़ाने के लिए कुंभक। आप हमारे देश के जो भी सैनिक हैं, जितने भी सैनिक हैं, जो खास करके या तो वो स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाने में काम कर रहे हैं, या फ्रंट पे उसको प्रोमulgate करने में, उसको अंजाम देने में काम कर रहे हैं, जो फ्रंट पे लड़ रहे हैं जाके। अगर ये दोनों ही पक्ष कुंभक करने लग जाएं, तो चीजों को इतने लेवल आगे सोच पाएंगे जो सामने वाले की काबिलियत नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं, ये केवल भारतीयों के अंदर है। वेस्टर्न आईक्यू, हमेशा मैंने देखा है कि वेस्ट में आईक्यू कम होता है उन लोगों का, ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया है उनका, केवल आईक्यू लो है। लो आईक्यू हमारे पर रूल कर रहा है। सोचो सोचो, लो आईक्यू हमारे पर रूल कर रहा है। मेरे को ये देख के बड़ा आश्चर्य लगता है। हमारे तो हर एक इंसान का आईक्यू बहुत हाई है, और ये हमारी पूर्वजों की देन है। उनका थैंक्स कहना चाहिए कि हर एक इंसान में यहाँ आईक्यू बड़ा है, मगर उसका इस्तेमाल, उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसकी तरफ में हमें काम करना पड़ेगा। हमें ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। चेस हमारे देश का गेम है ना, आप 10 अगर स्टेप्स आगे सोच सकें, इसी को स्ट्रैटेजी कहते हैं ना, इसी को तो स्ट्रैटेजी कहते हैं। आजकल जो जिसे हम लॉजिक कहते हैं, वो बेसिकली किसी एक्शन का क्वांटिफिकेशन ही तो है। साइंस क्या है? आप जिसे साइंस कहते हैं, साइंस तो बहुत छोटे चीजों को जानता है। इस समष्टि के यूनिवर्स के बहुत छोटे चीजों पर ही साइंस फोकस्ड है, वो उतना ही जान पाएगा। एक्चुअली वो कंफ्यूज ही होता जाएगा। आप देखेंगे आगे चल के साइंस कंफ्यूज होता जाएगा, क्योंकि वो केवल और केवल लॉजिकल क्वांटिफिकेशन की तरफ में काम करते हैं, और उसको बोस्ट करते हैं, बहुत बोस्ट करते हैं कि भैया हम तो लॉजिकल हैं। भैया लॉजिकल हो तो आप बहुत बंधन में हो, छोटे हो। लॉजिक से बिना अगर आप समझ सके चीजों को, तब जाके इंटेलिजेंस आपका काम आता है। उसी को इंटेलिजेंस कहा जाता है। जब 10 स्टेप आगे बिना 10 स्टेप को गुजारे जा सके तो इंटेलिजेंस है। उस तरीके से अगर आप देखें तो भक्ति सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है। मगर आप तो आज शर्माएंगे भक्त होने से, है ना। भक्ति सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है, मगर आप शर्माएंगे। लेकिन अगर उसी को हम इस्तेमाल करें, अगर उसी को इस्तेमाल करें किसी ना किसी विधा को आगे ले जाने के लिए, तब देखिए आप, हमको वो 10 स्टेप में जाने की बजाय सीधा हम 10वें स्टेप में जंप कर सकते हैं। तो ये बहुत कुछ है। अगर मैं एक चीज को खोलना शुरू करूंगा तो शायद मैं दिनों दिन बोलता जाऊंगा। बहुत छोटे में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरीके से कैलिब्रेशन ही टैलेंट है। कैलिब्रेशन के लिए कुंभक के अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास में। प्रणाम राजीव जी। आज का व्याख्यान बहुत ही अच्छा रहा, और संगम टॉक्स और सरयू ट्रस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हर वीक ऐसे व्याख्यान वो आयोजित कर रही है। मेरा प्रश्न ये है कि बच्चों को बहुत ही छोटी आयु में, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन है,
ऐसी ऐसी वैक्सीन दी जाती है मतलब छोटी आयु में, और जैसे अभी आगे भविष्य में भी कोरोना की वैक्सीन आएगी तो वो भी शायद बच्चों को दी जाए। तो ऐसी वैक्सीन का हमारे जीनोम पे क्या मतलब साइड इफेक्ट या फिर क्या होता है? और जो आयुर्वेद में भी हमारे जो पंचकोश मतलब शरीर में बताए गए, क्या वो भी दूषित होते हैं? धन्यवाद। वैक्सीन, जो वैक्सीन हम दे रहे हैं वो ये सोच के दे रहे हैं कि ये शरीर जो है चीजों को नहीं संभाल सकता। अगर ये नहीं संभाल सकता तो लाखों साल से कैसे ये जिंदा है? अगर ये नहीं संभाल सकता था तो लाखों सालों से ये शरीर कैसे जिंदा है? तो हम वैक्सीन से क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली वैक्सीन का कॉन्सेप्ट जिसे हम कहें वो ठीक है, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मगर जिस तरीके से वैक्सीन हम मास में देने की कोशिश कर रहे हैं वो एक बहुत ही कनिंग आइडिया है, खराब आइडिया है। वैक्सीन का कॉन्सेप्ट जो है वो है शरीर की शक्ति बढ़ाने से लेके इसको रेजिलिएंट बनाने से लेके। सपोज कीजिए हम ये आमतौर पे हमारे देश में कल्चरली ये बिल्ड इन है, कल्चरली ये बिल्ट किया गया है हमारे देश में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हठ योग या आप सूर्य नमस्कार समझते होंगे। सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार को आप एक वैक्सीन की तरह समझ सकते हैं, वैक्सीन की तरह समझ सकते हैं कि बहुत डिफिकल्ट पोस्चर में आपको आराम से रहना है। तो दुख तकलीफ में भी अगर आप रेजिलियंस पावर डेवलप कर सके तो यही वैक्सीनेशन है बेसिकली। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन किसी ना किसी एक्सटर्नल मीडियम से आप वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी है। आप औषधि से अगर ये चीज बिल्ड करें तो ज्यादा अच्छा है, रिडक्शनिस्ट मेडिसिन से आप बिल्ड करें तो नुकसान है। तो मेरा कहने का मतलब वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट रेजिलियंस बिल्ड करने को लेके कॉन्सेप्ट वाइज वो बिल्कुल ठीक है, मगर डिलीवरी वाइज वो बिल्कुल खराब है। डिलीवरी वाइज वो बिल्कुल ही नादान सोच है, नादान सोच जैसी है। उसके कारण होगा क्या? उसके कारण ऐसा होगा कि अनजाने में ना चाहते हुए भी हो सकता है कि एक ग्रुप में, एक पॉपुलेशन में कोरोना होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। ऐसे आपने देखे होंगे कि कई लोगों में कोरोना के सिम्टम ही नहीं आते होते हुए भी। ठीक है, उन लोगों को अगर आप वैक्सीनेट करेंगे ना तो वैक्सीनेशन के जो उसके अंदर जो आपने टाइट्रेशन किया है ड्रग का, जो दवाई का टाइट्रेशन किया है, टाइट्रेशन को आप बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं कर सकते। ये नहीं जान सकते कि कुछ समय बाद में अंदर क्या होगा। तो ऐसा गलत टाइट्रेशन या सही टाइट्रेशन भी क्या होगा तो उसका एक गलत अंजाम निकल सकता है। उसकी वजह से इस शरीर को एक ऐसा प्रोवोकेशन मिलेगा जो ये डेंजर में जा सकता है, जो ये खतरे में जा सकता है। और कोई भी शरीर के साथ में खिलवाड़ अगर आप करते हैं तो इसका इंप्रेशन आपके जीन्स पे जाता ही जाता। तो ये लॉन्ग टर्म सोच नहीं है। सपोज कीजिए आपने किसी तरीके से अपने जीन्स पे एक इंपैक्ट डाल दिया। मैं कह रहा हूं ना, दवाई की बात ही छोड़ दीजिए, व्यवहार से भी अगर आपने अपने जीन्स पे इंपैक्ट डाल दिया तो 10 जनरेशन बाद आपके जो अग्रज हैं, जो आगे आने वाली 10वीं जनरेशन है, वो कैसे इंपैक्ट करेगी? क्या आपकी सोच है इतनी? और आप सोसाइटी को डिजाइन करने सही गलत की बातें सिखाते हैं। मतलब जो भी ये सोशल साइकी को मोल्ड कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि आपको इतनी भी समझ नहीं कि एक चीज को करने पे ये 10वें जनरेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा। और आप आज के टाइम पे ज्ञान देने के फिर लायक नहीं रहते ना। तो आज 5 साल के एक्सपेरिमेंट को हम एक्सेप्ट करने को तैयार हो रहे हैं, 5000 साल के एक्सपेरिमेंट को छोड़ के। तो बेवकूफ कौन? किसको सही मानेंगे आप? आज तो साइंस कुछ कहता है, फिर अगले साल कुछ कहता है, 5 साल बाद कुछ और कहता है कि नहीं? पहले कहते थे कोलेस्ट्रॉल खराब होता है, आजकल कहते कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। क्या माने आप बात? कोलेस्ट्रॉल खराब करके तो बीमार कर दिया लोगों को। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 50 साल, पिछले 50 साल में कोलेस्ट्रॉल खराब है, कोलेस्ट्रॉल खराब है कहने की वजह से जो दवाइयां आपने स्टैटिन दिया लोगों को, उससे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। लोग डायबिटिक हो गए जो जिनको डायबिटिक नहीं होना चाहिए था। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
तो 5 साल का एक्सपेरिमेंट, 10 साल के एक्सपेरिमेंट के लिए आप पिछले, मैं तो कहूंगा 50,000 साल के एक्सपेरिमेंट को ना छोड़ें, उसको समझे पहले, वो ज्यादा अच्छा। अच्छा आपने उदाहरण दिया इसका कुंभक का, बट एज ए दर्शक जो है मैं उम्मीद कर रहा था कि आप एक दो कुंभक बताएंगे कि कैसे करना होता है। और मेरा एक प्रश्न था, वो ये था कि औषधि और मेडिसिन को लेके जो था, तो जो आयुर्वेदिक पद्धतियां हैं उसमें जो दवाएं बनती हैं उसमें भी तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि रस बनाना, प्रास बनाना, भस्म बनाना। सो बेसिकली हम देखें तो क्या करते हैं कि जैसे भस्म का ले लें तो भस्म में हम क्या कर रहे हैं कि उसको जला देते हैं और जला के वो पद्धति से बनता है। तो बेसिकली हम पहुंच तो वहीं जाते हैं जहाँ पे जैसे आज की मेडिसिन कोई ऑक्साइड बना के हमें दे रही है टैबलेट में। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, पहली बात कुंभक, उसके बाद मैं इस बात पे आऊंगा। कुंभक को लेके मैं कुंभक सिखाना, देखिए ये वन साइज फिट ऑल, ये सोच थोड़ी छोड़नी पड़ेगी हमको। क्यों छोड़नी पड़ेगी? हर एक इंसान अलग होता है, ये आप मानते हैं, सभी मानते हैं कि हर एक इंसान अलग होता है। तो एक ही दवाई से सभी इंसान ठीक हो जाएंगे, ये क्यों मानने लग जाते हैं फिर? ये तो आपकी सोच में ही मूलभूत कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। जब आप ये कहते हैं कि हर एक इंसान अलग है, तो एक ही दवाई हर एक इंसान को दी जा सकती है, ये भी आप मानने लग गए, तो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आप। हाँ या ना? अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो हमने वन साइज फिट ऑल का कॉन्सेप्ट अपना लिया है, वो थोड़ा गलत है। वो इसीलिए गलत है क्योंकि मूलभूत रूप से हम अपनी तरफ में देख नहीं पाते, हम अपनी तरफ में देख नहीं पाते। ये आयाम, धारणा जिसे हम कहते हैं, ये आयाम थोड़ा सा गौण हो गया है। हमारी सेंसेस हमेशा बाहर की तरफ देख के अपना अंदाजा लगाती है। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? बाहर की तरफ में देख के हमारा अंदाजा लगाती है। योग के, अष्टांग योग में एक चरण ऐसा है जिसे हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार कहते हैं जब आपकी दृष्टि बाहर से घूम के अंदर की तरफ में आ जाए, उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार, जो आप बाहर का भोग कर रहे हैं, बाहर का भोग से हटके आप अपने आप को भोग करने लग जाए, तो प्रत्याहार एक विधा है, एक बहुत बड़ी देन है इस देश के, प्रत्याहार। और उसको आजकल हमने इस तरीके से समझा जैसे कि मैडोना हमको समझा रही है। योग तो मैडोना ने सिखाया ना हमको, नहीं तो आप कहां सीखते अगर अमेरिकन नहीं करते तो कहने का मतलब अगर वो करेंगे तो फिर हम सीखते हैं। मैडोना ने योग सिखाया और उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। तो पहली बात, आप शब्दों को समझने की कोशिश करें, शब्दों को समझें। धर्म का मतलब आप समझते हैं? रिलीजन बोलेंगे, नहीं, धर्म का मतलब होता है स्किल। अब आप जरा फिट कीजिए, आपको सारी दुनिया खुलती हुई नजर आएगी। स्वधर्म, मैं अपने आप को कैसे हेल्दी रखूं और कैसे इवॉल्व करूं, तो उस तरीके से क्या करना है, वो स्वधर्म। मैं अपने परिवार के साथ में कैसे सुगठित रहूं, प्रसन्न रहूं और वो परिवार फलता फूलता रहे, उसे पारिवारिक धर्म। मेरा समाज कैसे उन्नत हो और किस तरीके से सभी यहां पे खुश रह सकें, संपन्नता हो, ऐसा क्या करें, ये समाज, सामाजिक धर्म। अब आप तो धार्मिक होने से ही आप मना करते हैं आजकल। मैं किसी एक को नहीं कह रहा, मैं जनरल साइकी की बात कर रहा हूं कि धर्म अपनाया नहीं, हेल्दी होना चाहते हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। रिलीजन लेस कंट्री है ये। इस देश में रिलीजन नहीं है, रिलीजन तो केवल 2 ही 3 है। अब्राहमिकल रिलीजन है, ये रिलीजन लेस कंट्री है। यहां अलग अलग पंथ संप्रदाय, अलग अलग विधा, अलग अलग साधना के नियम है, वो आपको मालूम है। और हमें कोई तकलीफ नहीं है किसी के साथ में। हमारे घर में 5 मेंबर और 5 अलग अलग देवी देवता को मानते हैं। एक चारवाक भी है, नहीं मानता कुछ भी, हमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यही धर्म है, इसी को धर्म कहते हैं। अब तो हमने और भी मतलब सोच के भी बड़ा आश्चर्य होता है। अब तो जैन धर्म, सिख धर्म, ये धर्म, वो धर्म पे भी आ गए हम। मतलब धर्म को रिलीजन मानते, वो रिलीजन बना दिया उसको भी।
यहां पे कोई रिलीजन नहीं है, तो आप सोच ही गलत रहे हैं। धर्म का मतलब स्किल होता है। अब आप सोचिए, अब फिट कीजिए, जहां फिट करना चाहे फिट कर देंगे, फिर आपको दुख भी नहीं होगा। आप कहेंगे यही तो है, धर्म की स्थापना करनी है। तो कृष्ण जब कहेंगे कि धर्म की स्थापना करनी है, तब आप उसे समझ पाएंगे, अरे वो तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अभी तो आप रिलीजन सोच रहे हैं। जब कृष्ण कहते हैं कि धर्म की स्थापना करनी है, उसके बगैर मानव ठीक से रह नहीं पाता, ना ही अपने रूप में इंडिविजुअली, ना ही सामाजिक रूप में। क्या वो गलत कह रहे हैं? वो सबसे सही बात कह रहे हैं। मगर आपके ट्रांसलेटर्स ने, जिन्होंने गीता को ट्रांसलेट किया, वो कुछ और सिखा रहे हैं, वो अपनी मनगढ़ंत बातें किए जा रहे हैं। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये बहुत गलत हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई, गलत दिशा में चीजें चले गई। उसको सही लाना है, उसको सही लाना, तब आपकी बुद्धि खुलेगी कि अरे इतनी बड़ी बात। औषधि को एक्सट्रैक्ट करने का नियम आपने देख लिया। मैंने कहा कि अभी आपके सेंसेस बाहर की ओर काम कर रहे हैं, प्रत्याहार में नहीं आए। जब प्रत्याहार में आएंगे तो कौन इंसान उस औषधि को प्रिपेयर कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है औषधि से। अब आप मुझे बताइए, क्या आयुर्वेद को आप फैक्ट्री मेड चीज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों वैद्य खत्म हो गए? क्यों सिद्ध वैद्य खत्म हो गए? क्योंकि एक जीवन चला जाता है इसको स्थिति में लाने पे जहां वो औषधि काम करे। और वो अगर उस स्थिति में एक इंसान को ले आया जाए और वो तैयार करे, क्योंकि आपने सोचा मैं अलग, ये दुनिया अलग, ये डुअलिटी में कह रहे हैं, ये डुअलिटी की बात कर रहे हैं। एक ऐसा भी नियम है जहां आप और दुनिया दोनों आपस में जुड़ते हैं, औषधि वहां पे शुरुआत होती है। तो जो इंसान एक आयाम में सिद्ध हो गया, वो अगर किसी चीज को बनाएगा, अगर वो आपको मिट्टी भी दे देगा ना, तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोई फैंसी सोच नहीं है, ये साइंस है। इसको आपने एसोटेरिज्म के साथ में जोड़ दिया और खुद को ही दोष देने लग गए। हमारे यहां से कई इंसिडेंसेस होते हैं, क्योंकि औषधि जो सामान है, वो सामान से भी जरूरी जो वो सामान को होल्ड कर रहा है वो है। तो अगर एक वस्तु स्थिति में एक इंसान रहता है और वो आपको मिट्टी भी दे देना, तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। औषधि ओजस के लेवल पे काम करती है, और ओजस की सत्ता डुअलिटी में नहीं एग्जिस्ट करती, सिंगुलैरिटी में एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए मैं और भी चीजें खोलते जा सकता हूं। मैं खोलता जाऊं ना तो आप मतलब वो चीजें खुलती जाएंगी, बड़ा समय लग जाएगा। लेकिन कहने का मतलब प्रोसेस जो है उसमें आप अगर केवल सामने के प्रोसेस को देखें कि उसे जलाया जा रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत अलग अलग चीजें की जाती है। इसमें जैसे मर्दन किया जाएगा, संवर्धन किया जाएगा, है ना। जहर से भी हम औषधि बनाते हैं, नवपाषाण को इस्तेमाल करते हैं। नवपाषाण की मूर्तियां हैं जिसपे पानी डालते हैं और आप उसे चरणामृत की तरह अगर पी ले तो आपकी कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो ये कहां गई, ये कला कहां गई? नवपाषाण से जो बनाना है, हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। आप भस्म कह रहे हैं, ये रस वैद्य है, ये रस औषधि है। उसके ऊपर मैं भी इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूं। ये रस औषधि इतनी कमाल की होती है, लेकिन आप अगर सोचेंगे कि ये प्रोसेस तो वैसा ही है, ये देखने में आपके प्रोसेस वैसा ही है, मगर ये प्रोसेस वैसा नहीं है। कई बार मंत्र प्रतिष्ठित मेडिसिन होते हैं, आप उसे मानेंगे ही नहीं। मंत्र प्रतिष्ठित मेडिसिन होते हैं जिन्हें केवल मंत्र से सिद्ध किया जाता है, और वो मेडिसिन का काम करती हैं और कमाल का काम करती। तो जब हम औषधि बनाते हैं तो इन सब विधाओं का इस्तेमाल होता है, और ये परंपरागत रूप से आज भी जिंदा हैं कुछ जगह पे, बहुत छोटे रूप में। उनको रिवाइव करना, उनको वापस लेके आना की तरफ में मैं काम कर रहा हूं। पर मैं आजकल एक प्रॉब्लम है, आप समझिए कि ये जो प्रॉफिट या कहते हैं ना क्रेडिट या प्रॉफिट लेने वाले लोग, ये वेस्टर्न मानसिकता जो है ना, इन्होंने क्या किया कि रूल्स, लॉज ये सब बना दिया।
आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए, ये सब बनाया। तो ये सब पे क्या होता है कि जो परंपरागत हजारों साल की परंपरा से जो चीज चली आ रही है, अब वो तो नहीं मानेंगे। वो तो कहेंगे कि भैया या तो फिर आप अपना प्रोविजन बनाओ। अब क्या है, हमारे यहाँ आयुष भी वेस्ट को देखता है, हमारे यहाँ आयुष भी हार्वर्ड देख रहा है। इससे शर्मनाक बात तो और कुछ नहीं हो सकती कि आप अपने सर्टिफिकेशन के लिए वेस्ट की तरफ में जाएं। उनको एबीसी भी नहीं मालूम इस चीज का। एक इंसान ने मुझे कहा कि आप किससे सर्टिफाइड हैं। मैंने कहा अगर मैंने इन्वेंट किया तो मुझे सर्टिफिकेशन कौन देगा? कोई और जाके देगा जिसको मालूम भी नहीं है इसके बारे में कि नहीं जी आप ठीक कर रहे हैं। कमाल की बात है। ऐसी मानसिकता क्यों है हमारे? ये वेस्ट से जब तक नहीं आता तब तक हम उसको सच क्यों नहीं मानते, जबकि वो काम कर रहा है। देखिए रिजल्ट ही तो है ना, रिजल्ट दिखाना है ना। एक बाबा अगर मंत्र फूक के दे दे, उससे अगर आप किसी की बीमारी ठीक हो जाती है, तो व्हाई डोंट यू सर्टिफाई दैट रादर। ये सोचने के कि भाई गोरा नहीं बोलेगा तो फिर हम मानेंगे नहीं। अरे ये स्किन कलर जो है ना, ये स्टैंडर्ड है। इससे हल्का हुआ तो ह्यूमन नहीं है, इससे डार्क हुआ तो ह्यूमन नहीं है। स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड मानो ना, ह्यूमन मानो ना, हम ह्यूमन है। आप ये क्यों नहीं, ये हमको ये विश्वास वापस लाना पड़ेगा। ये हमारे देश में इस विश्वास की कमी आ गई कहीं। भारत से ही दुनिया में सभ्यता फैली है। मैं आपको बता दूं, ये इकलौता देश है जहां पे सिविलाइजेशन, मानव पैदा हुआ और मानव सभ्यता फैली। भारत ही है जिसकी स्पिरिचुअलिटी ने हर एक के स्पिरिचुअलिटी को कुछ ना कुछ प्रदान किया, उसी से निकल के आई है। आदियोगी शिव जो स्पाइन क्रिएट किया, उसी की ब्रांचेस है दुनिया में सारी। तो जितनी भी दुनिया की स्पिरिचुअलिटी है, अगर आप पीछे ट्रेस करते जाएं उसको, अगर पीछे ट्रेस करते जाएं तो वो सप्तऋषियों में आके इकट्ठी हो जाएगी। सप्तऋषियों में किसी ना किसी एक ऋषि का नाम आएगा। अपने गोत्र को पीछे ले जाएं, किसी ना किसी ऋषि का नाम आ जाएगा। आपको केवल ट्रेसिंग की जरूरत है। ये कोई भी चीज वेस्ट से आती है तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि वो चीज सही नहीं हो सकती। हो सकता है वो चीज क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए आपको लगे सही है, मगर अंतोगत्वा आखिरकार वो सही नहीं होगा। और जो चीज भारतीय परंपरा से आई है वो हमेशा सही होगा, हजारों साल बाद भी, लाखों साल बाद भी। तो औषधि को अलग तरीके से दें। इसलिए मैंने कहा मेडिसिन से छोड़ दें, हटा दें। मेडिसिन के साथ में जब तक हम सोचेंगे ना, तब तक यही लगेगा कि अरे ये ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। पिछले 100 सालों में आयुर्वेदाचार्य भी एलोपैथी को कॉपी करने लग गए। वही क्वैक्स हो गए। अब उसको सुधारना पड़ेगा भाई, उसको हमें कहीं ना कहीं सीधा करना पड़ेगा। तो हमारी सोच को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। औषधि में आप जितना उसके बनाने की प्रक्रिया है, अब आप मुझे बताइए, मरकरी को सॉलिडिफाई करना तो आज भी साइंस नहीं मान रहा। हमारे यहाँ तो आमतौर पे पारद शिवलिंग कितने मिलते हैं, उसको तो आज भी साइंस कहते हैं नहीं 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 ये कुछ क्वैकरी है। पर हम तो जानते हैं कि मरकरी को सॉलिडिफाई करना हमारी कॉमन बात है ना। तो रिजल्ट है सामने, जो रिजल्ट है उसी को प्रमाण मान के अगर हम पीछे उसको गलत कहने के बजाय ये देखें ये कैसे होता है, उसको साइंस में डालें, या साइंस में नहीं भी डाल पाए तो उसको आप ऐसा माने कि क्योंकि ये एक रिजल्ट पैदा कर रहा है तो किसी न किसी सही चीज के साथ में आया। शायद हम उसे नहीं समझ पा रहे, मगर शायद वो इतना गूढ़ है कि हम नहीं समझ पा रहे, ऐसा मान सकते। इसी में मेरा दूसरा प्रश्न है कि आज जितनी भी आयुर्वेदिक दवाएं बन रही हैं भारत में और बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो सारी की सारी दवाएं जो हैं प्रिजर्वेटिव यूज करती हैं। आप चाहे आंवला जूस ले लीजिए या कोई भी, उसमें प्रिजर्वेटिव यूज होता है। जबकि हमें ये पता है कि हमारी पुरानी पद्धति में नेचुरल प्रिजर्वेशन था। जैसे एग्जाम्पल आप अचार का ले लीजिए, उसमें कुछ भी हम नहीं यूज करते, फिर भी 2-3 साल तक यूज करते। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आयुर्वेद का जो डिपेंडेंस है वो आज की मेडिसिन सिस्टम पे बढ़ता जा रहा है? हाँ, नहीं, आज आयुर्वेद का डिपेंडेंस नहीं बढ़ता जा रहा है। आयुर्वेद, हम जो लोग आयुर्वेद कर रहे हैं वो वेस्टर्न साइकी में ही हैं, वेस्ट के थॉट प्रोसेस से ही तो इन्फ्लुएंस। आपने पढ़ाई कहाँ से किया? जहां भी आपने पहली कक्षा से लेके जो भी पढ़ाई की है आपने वेस्ट ही पढ़ा है। तो आप ये आयुर्वेद करेंगे तो उसी तरीके से सोचेंगे।
तो आयुर्वेद को ना इस चीज से अलग करना पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात प्रिजर्वेटिव, जहां तक प्रिजर्व की बात है, अब दोबारा से ये भी वेस्टर्न साइकी से ही आ रहा है। हमारे यहाँ पे 2.5 घंटे से ज्यादा पुराना कोई भी चीज नहीं खाने का विधान था। 2.5 घंटे से ज्यादा रखी हुई चीज को नहीं खाते। 2.5 घंटे एक्चुअली हम शरीर को भी नहीं रखते। इसका एक रीजन है, इसका एक कारण है। आपको सीधा छोटे से तरीके से मैं बताता हूं, हालांकि ये बहुत बड़ा आयाम है जिसको कि अगर उसको एक्चुअली सही तरीके से खोलना चाहिए, पर समझाने के लिए बहुत शॉर्ट में मैं कोशिश करता हूं। जब भी पृथ्वी के साथ में कोई चीज जुड़ी होती है तो उसका प्राण तत्व एक्टिव होता, उसका प्राण तत्व एक्टिव होता। तो पृथ्वी के साथ में पेड़ जुड़ा हुआ और उसमें फल लगे हुए, उस फल में प्राण तत्व एक्टिव है। जैसे ही उसको आप तोड़ते हैं, उसका प्राण तत्व मैक्सिमम 2.5 घंटे तक पीक पे रह पाता है और उसके बाद में वो डाउन होना शुरू होता है। 4.5 घंटे में काफी कम हो जाता है। उसके बाद तो फिर आप बात ही मत कीजिए कि आप उसे महीनों प्रोसेस करते हैं और अपने टेबल पे, लोगों के टेबल पे पहुंचाते हैं। कितना प्राण तत्व होगा? 0 प्राण। आपने केवल भोजन को फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन इस तरीके से देखा। ये बहुत सिंपलिस्टिक वे है चीजों को देखने का, अनइंटेलिजेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सामने जो दिख रहा है उस तरीके से देखना अनइंटेलिजेंट वे कहलाता है। क्यों है? कारण के तरीके से देखना इंटेलिजेंट वे कहलाता है। आपकी सारी पढ़ाई अनइंटेलिजेंट हो गई है ना। जो जैसा है वैसा देखो, जो जैसा है वैसा देखो। गीता में अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? कि कैसे समझे कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, अगर आपने पढ़ी होगी तो अर्जुन कहता आपने तो बहुत सारी चीजें बता दी लेकिन सीधे सीधे तरीके से कैसे समझे कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो जवाब सुनिए, क्या खूबसूरत जवाब है। वही जो मैं बोल रहा हूं उसी का वही अभिप्राय है। जवाब यह है कि जो चीज इमीडिएटली फायदा करे आपको, वो चीज खराब, और जो चीज इमीडिएटली फायदा ना करे, लंबे समय में फायदा करे, वो चीज सही। तो जो आपको इमीडिएटली कष्ट दे, जरूरी नहीं कि वो गलत हो, वो आपका अच्छा करेगी बाद में। और जो इमीडिएटली एकदम से आपको सही लगे आपका, तो वो आपको आगे चल के नुकसान करेगी। तो जो चीज इमीडिएटली फायदा करती है, ऐसा दवाई खा के हम सोचते हैं मॉडर्न हो गए, अच्छा एडवांस हो गए, पर वही दवाई हमको बर्बाद कर देती है। फिर क्या कृष्ण की बात सही नहीं हो रही? क्या वो बात सही नहीं हो रही? वो बात सही हो रही। तो कहने का मतलब ये तरीका चीजों को देखने का, ये अनइंटेलिजेंट तरीका है और उसको आज हम इंटेलिजेंट तरीका मानते हैं। अगर इतना उलट गए तब तो आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कैसे देखना है किसी चीज को, किस तरीके से देखना है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बदलना पड़ेगा। प्राण शक्ति आप देख नहीं पा रहे, मगर आप ये देखेंगे कि मैं आपको इसको रिलेट करके समझाता हूं। पुराने रखे हुए फल में स्वाद खराब हो जाता है और जो ताजा फल होता है उसमें स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। हाँ या ना? है ना? तो आप इसको प्राण से रिलेट करें। उसका प्राण तत्व ताजे में ज्यादा होता है और पुराने में कम होता है। हमारे शरीर को प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये इतना हमारे शरीर के लिए जरूरी है? इतना जरूरी नहीं। हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी है इसका प्राण के साथ में कनेक्शन। प्रकृति से हम जो चीज खा रहे हैं वो बेसिकली प्रकृति से जोड़ने की व्यवस्था है, जिससे कि हमारे अंदर प्राण सही रहें। प्रकृति में जो हम खा रहे हैं उससे प्रकृति से जोड़ने की व्यवस्था है। उसको जोड़ने को जितना छोटा करेंगे ना आप, फल पेड़ से तोड़ा और खा लिया, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। ये छोटा डिस्टेंस जितना करेंगे ना, उतना प्राण तत्व आपको मिलेगा। ठीक है? तो आप पुरानी चीजें खाएंगे, प्रिजर्व करके खाएंगे, प्राण तत्व नहीं मिलेगा। ये इस कल्चर में था।
प्रिजर्वेशन एक अलग एस्पेक्ट था जहां पे चीजें अवेलेबल नहीं थी या उसको औषधि के रूप में अवेलेबल करना है। जैसे खट्टा, ठंड के टाइम पे खट्टा औषधि का काम करता है, इसलिए खट्टे फल होते हैं सारे। ठंड के टाइम पे आपके संतरे वगैरह वगैरह जो खट्टे फल, अंगूर, थोड़ा खटास वाले फल होते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं ना ठंड के टाइम पे। तो अगर वो अवेलेबल नहीं हुए आपके, तो अगर आप अचार का थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं या कंजी का इस्तेमाल करें, तो आपका गट माइक्रोबायोम, आपके पेट में जो माइक्रोबायोम है वो सही स्थिति में रहेगा, नहीं तो वो खराब हो जाए। तो इसका विधान औषधि के रूप में था, नॉट एज अ फूड। आप फूड को प्रिजर्वेटिव फूड छोड़िए, प्रिजर्वेटिव फूड तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। प्राण तत्व आपको जितना ज्यादा मिलेगा उतना आप हेल्दी होंगे। अब आप मुझे एक एग्जांपल बताइए, आज के बच्चे, आज से 50 साल के बच्चे से अच्छा खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, जिसे आप अच्छा मानते हैं? कितनी वैरायटी खाते हैं वो? मगर 50 साल बच्चे से कम एक्टिव हैं कि नहीं है शारीरिक रूप से? अटेंशन डेफिसिट, ये वो 50 तरीके की बीमारियां, मोटे होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, ठीक है। तो मगर भूख नहीं खत्म हो रही, क्रेविंग नहीं खत्म हो रही। अब रिलेट कीजिए, हमारे शरीर को प्राण चाहिए, आप प्राण देने की बजाय चिप्स देते हैं, ठीक है ना आप प्राण देने की बजाय चिप्स देते हैं या पैकेट का कोई चीज पकड़ाते हैं उसको, उसमें प्राण जीरो है। अब वो खा तो लेता है मगर उसका शरीर फिर भी क्रेव करता है प्राण के लिए, क्योंकि उसको वो नहीं मिल रहा जो शरीर को चाहिए। तो आप अपने बच्चों का पैकेट खोल के खाना खत्म कर दें, आप देखें वो हेल्दी हो जाए। तो एक ही तरीके से हम को रिलेट भी कर रहे हैं फिर। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है, उसको सही तरीके से दिखाने की जरूरत है।